गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है जून 14 2023 और हम लोग करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और फिर से आज आपके लिए कुछ टॉपिक्स यहाँ पे लेके आया हूँ। एक बार देख लेते हैं ब्रीफली। पहला जो टॉपिक रहेगा आज रहेगा वो डिजास्टर मैनेजमेंट से, जो कि रहेगा साइक्लोन्स की मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। हमारा जो एनडीएमए है, मतलब नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट जो अथॉरिटी है, वो साइक्लोन को मैनेज करने के लिए कौन कौन सी गाइडलाइंस देती है उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि साइक्लोन पेपर जो आया हुआ है तो डिजास्टर मैनेजमेंट यानी कि जीएस पेपर 3 से हम लोग ये टॉपिक करने वाले हैं। दूसरा जो टॉपिक अपना रहेगा वो भी डिजास्टर मैनेजमेंट से ही है ये, लेकिन ये रहेगा न्यूक्लियर के बारे में, और जो हमारी एनडीएमए की गाइडलाइंस है न्यूक्लियर सेफ्टी को लेकर उसके थोड़ा बात करेंगे। इन्फ्लेशन और डिसइन्फ्लेशन में क्या फ़र्क होता है, पुराना सा टॉपिक है लेकिन थोड़ा बहुत इस पर डिस्कशन हम लोग कर सकते हैं। उसके अलावा फॉरेस्ट फायर को कैसे मैनेजमेंट किया जा सकता है, ये भी डिजास्टर मैनेजमेंट से ही है। तो आज 3 टॉपिक बेसिकली डिजास्टर मैनेजमेंट से हैं, क्योंकि भैया डिजास्टर इतने सारे आ रहे हैं। कनाडा में आग लगी हुई है, यहाँ पे न्यूक्लियर नए प्लांट हम लोग बना रहे हैं तो सेफ्टी वहाँ पे भी चाहिए। गुजरात में साइक्लोन हिट कर रहा है, तो जितने साइक्लोन्स और जितने डिजास्टर होंगे उतनी मैनेजमेंट करनी पड़ेगी, उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। और इंडिया और कनाडा के रिलेशन का मैनेजमेंट करने की बात भी करेंगे बेसिकली आज हम लोग। हालांकि ये जीएस पेपर 2 से है, हमारा आईआर से बनता है, लेकिन यस इंडिया और कनाडा के रिलेशन थोड़े खराब चल रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। और कनाडा की थोड़ी हिपोक्रेसी के बारे में बात करेंगे, किस तरह से वो कहता कुछ है करता कुछ है, थोड़ा उसके बारे में बात करेंगे। देन वी हैव सम एमसीक्यूज और सम एडिशनल आर्टिकल्स आल्सो। लेकिन एक बार देख लेते हैं वो क्या रहा है हल्का फुल्का। साइक्लोन बीपर जो है, जो कि आपको पहले से पता है कि बांग्लादेश ने नेम सजेस्ट किया है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि कितनी कंट्री हैं जो कि ट्रॉपिकल साइक्लोन जो इंडियन ओशन में आते हैं उसके नाम सजेस्ट करती हैं। देयर आर में भी 10, 11, 12 और 13। कितनी कंट्री सजेस्ट करती हैं कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। चलिए जी, तो इनका ये कहना है कि भाई 21,000 लोगों को सेफ प्लेस पे पहुंचाया जा चुका है, यानी कि इवैक्यूएशन किया जा चुका है। रेस्क्यू ऑपरेशन वगैरह वहाँ पे मतलब इवैक्यूएशन वगैरह चल रही है। तो इसका मतलब क्या है, अगर साइक्लोन आता है तो ये स्टेप हमें लेना पड़ेगा। इसका मतलब साइक्लोन मैनेजमेंट का एक स्टेप हो जाता है लोगों को इवैक्यूएट करना। इवैक्यूएट हम लोग कब कर रहे हैं, साइक्लोन आने से पहले ही कर रहे हैं। साइक्लोन आने के बाद में जो लोग फंस जाते हैं उस समय हमारा ज्यादातर फोकस रहता है रेस्क्यू ऑपरेशंस के ऊपर, है ना। रेस्क्यू करेंगे पहले हम लोग, लेकिन साइक्लोन से पहले ही हम लोग इवैक्यूएट कर रहे हैं। देखिए आज ये चीज़ पॉसिबल है क्योंकि एडवांस में ही हमें पता चल जाता है कि भैया साइक्लोन का पाथ क्या होगा, कितनी इंटेंसिटी होगी। पहले तो ये पॉसिबल हुआ नहीं करता था, अचानक से साइक्लोन आता था, हजारों लोग उसमें मर जाया करते थे। तो साइक्लोन मैनेजमेंट में एक सबसे बड़ी चीज़ ये है आज के टाइम में, अर्ली वार्निंग सिस्टम विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट हम लोगों ने अच्छा खासा डेवलप कर लिया है। तो इन हम लोगों को पहले ही इवैक्यूएट कर देते हैं। इस साइक्लोन की जो इंटेंसिटी है, पहले ऐसा माना जा रहा था कि ये एक्सट्रीम सीवियर साइक्लोन होगा, लेकिन अभी थोड़ा सा कमजोर हुआ है, तो ये एक्सट्रीम वर्ड इसमें से हटा दिया गया है। अभी ये होगा वेरी सीवियर साइक्लोन। तो एक्सट्रीम सीवियर साइक्लोन से वेरी सीवियर साइक्लोन में चेंज हो गया, क्योंकि इसकी स्पीड चेंज हो गई है। अब इसकी स्पीड मानी जा रही है 125 से लेके 150 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये थोड़ी थोड़ी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ये वीक क्यों हो गया है, ऐसा क्या कारण हो सकता है। इसके लिए ज्योग्राफी का आपको बेसिक मैकेनिज्म पता होना चाहिए। साइक्लोन्स ओशंस के अंदर जनरेट होते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कभी भी लैंड के ऊपर जनरेट नहीं होते हैं, क्योंकि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को जनरेट होने के लिए स्ट्रेंथ मतलब उनके स्ट्रॉन्ग बनने के लिए क्या चाहिए, मॉइस्चर चाहिए। जितना ज़्यादा मॉइस्चर होगा उतना ही हमारा साइक्लोन स्ट्रॉन्ग होगा भैया। लेकिन मॉइस्चर तो ओशन के अंदर मिलेगा ना, लैंड में ना थोड़ी मिलेगा। तो जैसे ही उसका लैंडफॉल होता है, जैसे ही वो लैंड के ऊपर एंट्री करता है साइक्लोन, तो वो धीरे धीरे वीक हो जाता है, क्योंकि मॉइस्चर वहाँ पे मिलना बंद हो जाता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके इफेक्ट की बात कर रहा है कि हम वहाँ पे जो क्रॉप्स हैं, हाउसेज हैं, रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, कम्युनिकेशन नेटवर्क वगैरह, वो सब यहाँ पे खत्म। सीधी सी बात है, टावर वगैरह उखड़ जाते हैं, क्रॉप्स वगैरह डैमेज हो जाती हैं, ऑब्वियस सी बात है। और ओशन के अंदर भी जो है कम से कम 6 मीटर तक की हाई टाइड आ सकती है। तो ये तो इस आर्टिकल के अंदर छोटी छोटी चीज़ें बताई हैं, इवैक्यूएट हम लोग कर रहे हैं। ये आईएमडी की वेबसाइट से लिया गया है ये वाला पिक्चर। तो इसका पाथ दिखा रहा है बीपर जो होएगा। तो ये बेसिकली कहीं यहीं से शुरू हुआ था और अभी धीरे धीरे जो है गुजरात कोस्ट को, थोड़ा पाकिस्तान के अंदर कराची वराची को हिट करेगा। ठीक है, और तब जाके यहाँ पे चीज़ें आएंगी। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ट्रॉपिकल ओशंस के अंदर ही आते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स इक्वेटर पे नहीं आते हैं। ठीक है, इक्वेटर पे नहीं आते हैं, तो 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ के बीच में साइक्लोन्स नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर नहीं पता है तो कमेंट सेक्शन में ये भी लिखिए कि हमें नहीं पता है, ताकि आपको वहाँ पे एक्सप्लेन किया जा सके। लेकिन अगर आपने बेसिक एनसीईआरटीज़ पढ़ी हैं तो आई होप ये चीज़ें आपको पता होंगी, एनसीईआरटी में सब मेंशन दिया हुआ है।
खैर दुनिया भर में ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आते हैं, हर जगह पे उसका अलग-अलग नाम होता है। इंडिया में इसका कोई स्पेशल नाम नहीं होता है, इंडिया में तो हम लोग सिंपल साधारण ही इसको ट्रॉपिकल साइक्लोन ही बोलते हैं। लेकिन अगर आप नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक ओशन में चले जाएँ, तो वहाँ पे इसे टाइफून कहते हैं। क्या कहते हैं? टाइफून। मतलब साउथ चाइना सी, जापान, कोरिया वाले रीजन में इसको टाइफून कहते हैं। अमेरिका वाले रीजन में क्यूबा, अमेरिका में अगर आप चले जाओगे तो वहाँ पे इसे हरिकेन कहते हैं। नॉर्थ अटलांटिक ओशन, नॉर्थ ईस्ट पैसिफिक ओशन, ये आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछता है क्वेश्चंस ये। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स तो आपको पता चल ही गया होगा, साउथ वेस्ट पैसिफिक। ये थोड़ा-सा मैं इसको स्क्रीन दोबारा शेयर कर लेता हूँ। तो एक चीज़ क्या है ना, आज थोड़ा-सा मेरा इंटरनेट स्लो चल रहा है और उसकी वजह से थोड़ा-सा दिक्कत आपको यहाँ पे आ सकता है, बट एनीवेज़ हम उसको मैनेज कर लेंगे। तो बात ये है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के अलग-अलग नाम होते हैं। जैसे ट्रॉपिकल साइक्लोन तो मैंने बता ही दिया, इंडियन ओशन वो सब करके रहता है। सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म, नॉर्थ इंडियन ओशन, ट्रॉपिकल साइक्लोन साउथ वेस्ट इंडियन ओशन, विली विली ऑस्ट्रेलिया में कहते हैं इसको, और साउथ अमेरिका में इसको टोर्नेडो कहते हैं। तो छोटी-छोटी इन्फॉर्मेशन है, आपको पता होनी चाहिए। साइक्लोन को अलग-अलग तरीके से कैटेगराइज़ किया जाता है, उनकी विंड स्पीड के हिसाब से। ये डेटा भी मैंने आईएमडी से ही लिया है, तो काफ़ी रिलायबल डेटा है, आप इसके ऊपर जो है भरोसा कर सकते हो। देखिए, कैटेगरी 1, 2, 3, 4, 5 5 कैटेगरी होती हैं। तो ये 5 कैटेगरी जो 5 होती है, सीवियर ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कलर कोडिंग भी हम लोगों ने इसको दिया हुआ है। ट्रॉपिकल साइक्लोन की इंटेंसिटी की वो बात करता है विंड स्पीड के हिसाब से, तो आईएमडी की वेबसाइट से लिया गया है। तो एक तो होते हैं छोटे डिप्रेशन, हल्के डिप्रेशन। डिप्रेशन का मतलब होता है लो प्रेशर, ठीक है? अब ये गर्मी है, टेम्परेचर बढ़ा है, ठीक है? तो कहीं डिप्रेशन तो होते ही रहते हैं, छोटे-छोटे लो प्रेशर्स। ये कोई खतरनाक नहीं होते, बिल्कुल सिंपल साधारण होते हैं, चलते रहते हैं। डीप डिप्रेशन में जो स्पीड होती है वो भी 52 से, ये भी नॉर्मल है, इसमें कुछ ज़्यादा डैमेज नहीं होता है। साइक्लोनिक स्टॉर्म 62 से 87 किलोमीटर पर आवर, ये भी नॉर्मल है, इसमें कोई खास बड़ी बात नहीं होती है। यहाँ से दिक्कत शुरू होती है। सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म 88 से लेके 117 किलोमीटर पर आवर। वेरी सीवियर साइक्लोन, देखो अभी लिखा था ना उसमें कि वेरी सीवियर साइक्लोन से वो सीवियर साइक्लोन में कन्वर्ट हो गया है। तो इसकी स्पीड होती है आपकी, देखिए 88 से 117। और वेरी सीवियर साइक्लोन 118 से 2021, और सुपर साइक्लोन स्टॉर्म जो है 222 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा होता है। तो ये कैटेगरी होती हैं जो कि दी गई हैं आईएमडी के द्वारा, ठीक है? तो ये कैटेगरी 1, 2 ट्रॉपिकल साइक्लोन, सीवियर ट्रॉपिकल साइक्लोन, सीवियर ट्रॉपिकल साइक्लोन, सीवियर ट्रॉपिकल साइक्लोन, ये थोड़ा आप यहाँ पे देख सकते हो। ये डेटा जो है ज़्यादा ऑथेंटिक नज़र आ रहा है। अब देखिए, चलिए साइक्लोन आ गया, ये तो ज्योग्राफी का बेसिक पार्ट हो गया। लेकिन साइक्लोन को मैनेज भी तो करना होता है ना? कोई भी हज़ार्ड हो, देखिए यहाँ पे 2 टर्म होती हैं, एक होती है हज़ार्ड और एक होती है डिज़ास्टर। दोनों टर्म में डिफरेंस होता है। डिज़ास्टर समझ ही गए होंगे, जिससे हमारी प्रॉपर्टी, लाइव का नुकसान होता है, लोग भी अनफॉर्चुनेटली मर जाते हैं, क्रॉप्स डैमेज हो जाती हैं, उसे डिज़ास्टर कहते हैं। हज़ार्ड इज़ लिटिल बिट डिफरेंट। कोई भी हज़ार्ड डिज़ास्टर बन सकता है, अगर उसे हम लोग मैनेज नहीं करेंगे तो, ठीक है? हज़ार्ड डिज़ास्टर बने ऐसा ज़रूरी नहीं है। डिज़ास्टर बेसिकली जो अल्टीमेटली इम्पैक्ट हमें कर रहा है, देखिए जैसे अर्थक्वेक की हम लोग बात करें, अर्थक्वेक इज़ अ हज़ार्ड, लेकिन ज़रूरी तो नहीं है कि सारे अर्थक्वेक जो है डैमेज ही करते हैं। एज लॉन्ग एज अर्थक्वेक हमें डैमेज नहीं करता, या एज लॉन्ग एज हम लोग अर्थक्वेक को मैनेज नहीं कर सकते, मतलब उसका जो इम्पैक्ट होता है, तब तक वो डिजास्टर नहीं बनता है, तब तक वो सिर्फ हजार्ड रहता है। अब फ्लड हो गया मान लो, ठीक है, ओवरफ्लो वाटर हो गया, फ्लड आ गया। फ्लड अपने आप में एक हजार्ड होता है, फ्लड डिजास्टर नहीं है। फ्लड डिजास्टर तब बनता है हम लोग जब फ्लड को मैनेज नहीं कर पाते, मतलब ये मिसमैनेजमेंट उसको डिजास्टर तक बनाता है। ऐसे ही साइक्लोन होता है, साइक्लोन इज अ हजार्ड, लेकिन साइक्लोन को अगर हम लोग हैंडल नहीं कर पाते हैं, तब जाके वो डिजास्टर बनता है। थोड़ा डिफरेंस होता है हजार्ड और डिजास्टर में। हम लोग चारों तरफ डिजास्टर से घिरे हुए हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो डिजास्टर बने, वो डिपेंड करता है हमारी कैपेसिटी कितनी है उसको मैनेज करने की, तब वो जाके वो डिजास्टर बनता है। तो अर्थक्वेक अपने आप में डिजास्टर नहीं है, फ्लड अपने आप में डिजास्टर नहीं है, फॉरेस्ट फायर अपने आप में डिजास्टर नहीं है। ये डिजास्टर का कारण हो सकते हैं, ये सब हजार्ड होते हैं। अगर मैनेज कर लिया तो हजार्ड रहते हैं, मैनेज नहीं किया तो डिजास्टर बन जाते हैं। और ये डिपेंड करता है कि कितना रिस्क है। अब ये अलग अलग चीज़ें यहाँ पे होती हैं, जैसे डिजास्टर आने से पहले हम लोग क्या कर सकते हैं भैया, हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं अपने आप को, जैसा कि गुजरात में हम लोग कर ही रहे हैं, है ना? प्रिडिक्शन कर सकते हैं, अर्ली वार्निंग कर सकते हैं, जैसे साइक्लोन के केस में हम लोग कर रहे हैं। ये जो चीज़ें हैं ना, मिटिगेशन, प्रिवेंशन, प्रिपेयर्डनेस, प्रिडिक्शन, अर्ली वार्निंग, ये सब डिजास्टर से पहले किया जाता है, प्री डिजास्टर। फिर आ जाता है डिजास्टर। डिजास्टर के बाद क्या कर सकते हैं?
पहले तो इम्पैक्ट असेसमेंट करेंगे, कितना कितना भारी भरकम डिज़ास्टर है, पहले देखेंगे कितना नुकसान हुआ है, फिर हम लोग रिस्पॉन्ड करेंगे। हमारी जो नेशनल डिज़ास्टर जो रिस्पॉन्स फ़ोर्स है, ठीक है, वो वहाँ जाके एक्शन लेती है, हेल्थ डिपार्टमेंट, शेल्टर एंड ऑल दैट, वो सब हम लोग रिस्पॉन्ड करते हैं। फिर रिकवरी की जाती है और फिर जो है रिकंस्ट्रक्शन की जाती है बाद में। तो ये एक जो है रिस्क मैनेजमेंट साइकिल या डिज़ास्टर मैनेजमेंट साइकिल होता है, जिसमें प्री डिज़ास्टर और पोस्ट डिज़ास्टर आपको चीज़ें करनी होती हैं। ये डायग्राम आप एग्ज़ाम में आराम से बढ़िया जाके बना सकते हैं। डिज़ास्टर की जब हम लोग बात करते हैं तो आईएमडी अलग-अलग डिज़ास्टर्स को अलग-अलग कलर देता है, जिस तरह से पॉल्यूशन में दिया जाता है। तो जैसे यहाँ पे ग्रीन, ग्रीन का मतलब होता है नॉर्मल साइक्लोन, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। येलो का मतलब होता है भैया अवेयर हो जाइए, जैसे ट्रैफिक सिग्नल पे येलो लाइन आती है, तो येलो लाइन का मतलब क्या होता है कि आराम से चलो, ध्यान से चलो। ग्रीन का मतलब क्रॉस करो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आती है ऑरेंज, ऑरेंज का मतलब भैया तैयारी कर लो बढ़िया से, तो वार्निंग शुरू हो जाती है, यहाँ पे बैड वेदर, इलेक्ट्रिसिटी ब्लॉकआउट हो सकता है ऑरेंज वाले अलर्ट में। फिर आता है रेड अलर्ट, भैया सबसे खतरनाक है। रेड अलर्ट में अथॉरिटीज डायरेक्ट एक्शन लेती हैं, स्कूल बंद कर दिए जाते हैं, इवैक्यूएशन शुरू हो जाता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे की जाती हैं। तो साइक्लोन का क्या-क्या इम्पैक्ट हो सकता है, ये तो आपको बताने की रिक्वायरमेंट मुझे नहीं लगता है। हैवी फ्लड हो जाएगा जी, कम्युनिकेशन लाइन जो है खत्म हो जाती है, हमारी वेजिटेशन डिस्ट्रॉय हो जाती है, क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, फूड सप्लाई जो है वो प्रॉब्लम हो जाती है, सॉइल फर्टिलिटी जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। ये तो नॉर्मल नॉर्मल सी चीज़ें हैं, इसमें कोई ऐसा दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना होता है। कंसीक्वेंसेस ऑफ द साइक्लोन। एनडीएम में क्या कहता है, साइक्लोन को कैसे मैनेज करें? ये बड़ा क्वेश्चन है। एनडीएम की गाइडलाइंस आप एनडीएम की वेबसाइट पे भी जा सकते हो। एनडीएम की वेबसाइट पे जाओगे तो वहाँ पे आप उस सभी गाइडलाइंस जो है डाउनलोड कर सकते हो और अपने हिसाब से नोट्स बना सकते हो। साइक्लोन, वाइल्ड फायर, फ्लड, हीट वेव, सभी की गाइडलाइंस वहाँ पे दी हुई हैं। अगर आप वो नहीं कर सकते तो नॉर्मली अगर आप मार्केट से भी परचेज कर सकते हो डिजास्टर मैनेजमेंट के नोट्स, ठीक है, कोई यूट्यूब वगैरह पे देख सकते हो, जो भी आपका दिल करे। तो एनडीएम की कुछ गाइडलाइंस होती हैं साइक्लोन को मैनेज करने के लिए। एक तो कोस्टल बेल्ट मैनेजमेंट, तो भैया सीधी-सी बात है, साइक्लोन तो कोस्टल एरिया में ही आएँगे। अब दिल्ली में तो ट्रॉपिकल साइक्लोन नहीं आ सकता, है ना? भोपाल में तो नहीं आएगा, कोस्टल एरिया में ही आएगा। तो एक तो वो जो कोस्टल बेल्ट है उसको हम लोग प्रॉपर तरीके से मैनेज कर सकते हैं, वहाँ पे फॉरेस्ट वगैरह लगा के है ना? बफर ज़ोन टाइप का बना सकते हैं। हज़ार्ड मैपिंग करना ज़रूरी है। अब सब जगह एक जैसे हज़ार्ड तो नहीं आते हैं, कहीं पे कम आते हैं, कहीं पे ज़्यादा आते हैं। जैसे इंडिया की वेस्टर्न कोस्ट पे ज़्यादा आते हैं, कम आते हैं, ईस्टर्न कोस्ट पे ज़्यादा आते हैं। उस हिसाब से मैपिंग करके करेंगे, हमें पता होगा एडवांस में कि कहाँ पे ज़्यादा हज़ार्ड आ सकते हैं। उसी हिसाब से हम लोग एक्शन ले सकते हैं। लैंड यूज़ कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब जैसे जो कोस्टल एरिया वगैरह में सिटीज़ होती हैं, है ना? वहाँ के लैंड यूज़ को हम लोग प्रॉपर कंट्रोल कर सकते हैं। वहाँ की जो वेटलैंड्स हैं उसको मैनेज करिए, वहाँ के जो मैंग्रोव्स हैं उसको मैनेज करिए। जो वल्नरेबल एरियाज़ हैं जैसे स्कूल्स हो गए, रेजिडेंशियल एरियाज़ हो गए, उसको आइडेंटिफ़ाई करिए। वो सब चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। जो स्ट्रक्चर होता है ना? उस स्ट्रक्चर को प्रॉपर तरीके से मैनेज कर सकते हैं, फ्लड मैनेजमेंट कर सकते हैं, वेजिटेशन कवर को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग डेफ़िनिटली वहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है? इस तरह से साइक्लोन को हम लोग मैनेज करते हैं। तो क्वेश्चन्स पूछे थे आपसे मैंने एमसीक्यूज़, जिसका आंसर यहाँ पे है। राइट टू प्राइवेसी जो है आर्टिकल 21 के अंदर कंसिडर किया गया है। 86th अमेंडमेंट के अंदर हम लोगों ने फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया था। उसके अलावा जो है टैक्स पे करना भैया कोई फंडामेंटल ड्यूटी नहीं होती है। कास्ट वोट करना भी कोई फंडामेंटल ड्यूटी नहीं होती है एज़ पर माय नॉलेज। अगर आपको लगता है कि भैया वोट देना फंडामेंटल ड्यूटी है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएँ, क्योंकि पॉलिटी में हाथ थोड़ा तंग है अपना। उसके अलावा जो है रूल ऑफ लॉ की बात करता है तो 1, 2 एंड 4 ओनली। रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है? कानून के हिसाब से चलिए, सीधी-सी बात है। कोई कानून से ऊपर नहीं है। रूल ऑफ लॉ ब्रिटेन से आया था, मैग्ना कार्टा, याद करो। ये 2018 में क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। क्या मतलब होता है रूल ऑफ लॉ का? लिमिटेशन ऑफ पावर, यस, किसकी लिमिटेशन की बात कर रहा है? गवर्नमेंट की लिमिटेशन की बात कर रहा है, ताकि गवर्नमेंट जो है वो लोगों के सर पे चढ़ के ना बैठे। कंट्रोल किया जा सकता है। कौन कंट्रोल करेगा? कॉन्स्टिट्यूशन कंट्रोल करेगा। कॉन्स्टिट्यूशन को मतलब रूल ऑफ लॉ। देश कानून के हिसाब से चलेगा, आपकी मर्जी से नहीं चलेगा। इक्वालिटी बिफोर लॉ, यस, कानून के सामने सब बराबर हैं ऑब्वियसली। पीपल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द गवर्नमेंट, नहीं, ये रूल ऑफ लॉ के अंदर नहीं आता है। इवन गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू पीपल, पीपल आर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू गवर्नमेंट। गवर्नमेंट लोगों के द्वारा है, लोग गवर्नमेंट के लिए नहीं है भाई। ये समझने वाली बात है ये। लिबर्टी एंड द सिविल राइट्स ऑफ कोर्स, ठीक है, तो ये 1, 2 एंड 4 यहाँ पे हो जाता है। अब देखिए अमित शाह जी, क्योंकि जो हमारा नेशनल डिजास्टर होता है वो होम मिनिस्ट्री के अंदर में आता है ज़्यादातर चीज़ें। हालांकि जो अलग अलग डिजास्टर हैं जैसे फॉरेस्ट फायर, फ्लड हो गया, हीट वेव, बाद में वो अलग अलग मिनिस्ट्री के अंदर में आते हैं, लेकिन ओवरऑल जो मैनेजमेंट की बात होती है, जो हमारा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है वो होम मिनिस्ट्री के अंदर में आती है। होम मिनिस्ट्री के अंदर तो होम मिनिस्टर जो है वो सारी चीज़ों को जायजा यहाँ पे लेते हैं। तो
एनडीएमए की जो है विजिट किया है अमित शाह जी ने, तो कई सारी चीज़ों पे बात की है। एक इन्होंने जो सबसे ज़्यादा फोकस यहाँ पे इन्होंने किया है कि जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है हमारी, वो किस चीज़ के लिए स्टेप ले। देखिए, इन्होंने कहा है कि भाई हम लोग 7 इंडिया में 7 नए न्यूक्लियर पावर प्लांट ओपन करने वाले हैं, ठीक है? न्यूक्लियर पावर प्लांट 7 प्रपोज किए गए हैं, तो अगले 5-7 सालों में बन जाएंगे, वर्किंग भी चलो हो जाएंगे, है ना? तो चेन्नई, कलकत्ता, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद, पुणे, मुंबई, यहाँ पे हम लोग न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाएंगे। यार एक्सीडेंट तो कहीं भी हो सकते हैं। एक्सीडेंट के केस में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी तैयार रहे, जो हमारी फोर्स है वो तैयार रहे, तो वो सब चीज़ें जो हैं इन्होंने यहाँ पे कही हैं, ठीक है? हालांकि इन्होंने लैंडस्लाइड के बारे में बात किया है, लेकिन आज के टॉपिक में मैं लैंडस्लाइड के बारे में बात नहीं करूंगा, आज सिर्फ न्यूक्लियर के बारे में ही बात करते हैं। न्यूक्लियर एक्सीडेंट एक हजार्ड है, समझो, डिजास्टर नहीं है। डिजास्टर तब बनता है जब उससे लोग मरते हैं। अगर हम उसे मैनेज कर लेते हैं तो वो सिर्फ हजार्ड रहता है, वो डिजास्टर नहीं बनता। तो न्यूक्लियर हजार्ड के दो सोर्स हो सकते हैं, नेचुरल और द मैन मेड। नेचुरल मतलब जैसे भाई आउटर स्पेस से कॉस्मिक रेज आती हैं, रेडियो एक्टिव मटीरियल सा एमिशन होता है अर्थ क्रस्ट से, वो सब नेचुरल है, ये ज़्यादा डैमेज वगैरह सच नहीं करते हैं। मैन मेड जो कॉज होता है, जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स लगाया, एक्सरे, न्यूक्लियर बॉम्ब, न्यूक्लियर एक्सीडेंट, न्यूक्लियर वेपन्स, माइनिंग वगैरह से रेडियो एक्टिव जो और से हम लोग माइनिंग करते हैं वो सब। जैसे झारखंड में जादूगोड़ा माइंस हैं, वहाँ से न्यूक्लियर निकाला जाता है, वेपन्स, वो न्यूक्लियर जो फ्यूल वगैरह है, वो यूरेनियम वगैरह वो निकाला जाता है। तो यहाँ से जो है न्यूक्लियर हजार्ड हो सकता है। अब एनडीएम में क्या कहता है कि भैया न्यूक्लियर हजार्ड अगर हो जाए तो किस तरह से मैनेज किया जाए। एनडीएम की गाइडलाइंस कहती हैं कि भाई देर आर 4 वेज, 4 तरीके हैं जिसे हम लोग मैनेज कर सकते हैं। लिमिटिंग टाइम इन ऑक्यूपेशनल सिचुएशन, डोज इज रिड्यूस्ड बाय द लिमिटिंग एक्सपोजर टाइम। देखिए सीधी सी बात होती है, जितना ज़्यादा आप रेडियो एक्टिव वेव्स के एक्सपोजर में रहोगे उतना ही ज़्यादा नुकसान होता है। तो जरूरी है कि जल्दी से जल्दी लोगों को इवैक्यूएट किया जाए ताकि ज़्यादा एक्सपोजर ना हो। डिस्टेंस, जो न्यूक्लियर साइट्स होती हैं वो भी या रेजिडेंशियल एरिया से दूर बनाएं ताकि वहाँ तक इम्पैक्ट ना हो। उसके अलावा शील्डिंग कर सकते हैं, कंक्रीट या जो है लेड या वाटर की जो है हम लोग शील्डिंग कर सकते हैं। कंटेनमेंट जोन बना सकते हैं, बाई चांस अगर रेडियो एक्टिव मटीरियल अगर लीक हो जाता है कहीं पे, तो कम से कम लोगों को जो है आप कंटेनमेंट साइट पे लेके जा सकते हो, और जो न्यूक्लियर जो रिएक्टर के से जो फ्यूल निकला है उसको भी आप कंटेन कर सकते हो। ये कुछ चीज़ें एनडीएमए की गाइडलाइंस ने बोली हैं यहाँ पे। उसके अलावा जो है आप इमरजेंसी के केस में जो अपने आप को मैनेज करिए, फुल टाइम कैपेसिटी होनी चाहिए, और रिस्पॉन्डर्स, प्लान, फैसिलिटीज़ वगैरह सब तैयार होनी चाहिए, अलग-अलग मिनिस्ट्री के बीच में कोऑर्डिनेट करिए ताकि प्रोटेक्शन प्रॉपर तरीके से हो सके। मतलब मोटी-मोटी चीज़ें हैं जो इन्होंने बोला हुआ है, ऐसा कोई ख़ास के लिए नहीं बोला हुआ। अगर न्यूक्लियर साइट्स की हम लोग बात करें, जैसे हमारे यहाँ पे रावत भाटा हमारे राजस्थान में है, काकरापार गुजरात, नरोरा उत्तर प्रदेश, ठीक है? उसके अलावा हरियाणा में, देन वी हैव कोवाड़ा आंध्र प्रदेश के अंदर है भाई, 6 हैं यहाँ पे 1000 मेगावाट के 6 प्लांट्स हैं। ऐसे ही मध्य प्रदेश के अंदर 2 प्लांट हैं 700 मेगावाट के। जैतापुर महाराष्ट्र में जो है 6 प्लांट हैं 1650 मेगावाट के। ऐसे कायगा कर्नाटका के अंदर भी जो है 4 प्लांट हैं। कुंडाकुलम के अंदर भी हमारे पास 6 प्लांट हैं बेसिकली, ठीक है? ऐसे जो है कलपक्कम तमिलनाडु के अंदर हमारे पास 2 प्लांट हैं। तो और 7 नए प्लांट्स का प्रपोज़ल आ गया है, तो वो भी बनाए जाएँगे। तो ये सब चीज़ें हैं, थोड़ा-सा आपको देखना पड़ेगा। उसके अलावा हमारा करंट अफेयर का एक वीकली प्रोग्राम भी चलता है, जो सैटरडे को मैं क्लास करता हूँ, जिसमें पूरे वीक का करंट अफेयर आपको अपडेट करवाया जाता है, रिवीजन करवाई जाती है, कवर करवाया जाता है, और उसमें हम लोग सिर्फ द हिंदू ही नहीं, बल्कि इंडियन एक्सप्रेस हो गया या डाउन टू अर्थ हो गया, पीआईबी वगैरह सब चीज़ें मोस्टली कवर करते हैं। अगर आप वो प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहते हो तो डेफिनेटली कर सकते हो। ये कोड यहाँ पे दिया हुआ है, क्यूआर कोड, आप इसको जाके स्कैन कर लीजिए। आपके मोबाइल में स्कैनर होगा ऑफ कोर्स, नहीं है तो गूगल आप ऐप डाउनलोड कर लो स्कैन वाली, इसे करके आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। SC1000 ये कोड है, जितेंद्र चौधरी 1000, तो ये आपको 1000 रुपीज़ का डिस्काउंट आराम से मिल जाएगा, आप आराम से कर सकते हो। फाउंडेशन कोर्स की अगर बात करें तो फाउंडेशन कोर्स अभी हमारे बैक टू बैक चल रहे हैं, एडमिशन्स भरपूर हो रहे हैं। व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इस पे जाकर मैसेज करेंगे तो आप सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से ले सकते हो। प्रीलिम्स, मेंस, एसेस सब कुछ कवर यहाँ पे करवाया जाता है, सीसेट वगैरह। तो बढ़िया प्रोग्राम है, आप इसे कर सकते हैं। चलिए जी, दिस इन्फ्लेशन टू बी स्लो एंड द लॉन्ग, तो ये ऐसा कहा है भैया, हमारे दास जी ने कहा है कि आरबीआई का जो इन्फ्लेशन की प्रोजेक्शन है 2024 के लिए, वो कितनी रहने वाली है, 5.1%, और टारगेट कितना रहता है आरबीआई का, 4% ±2।
मतलब 2% से लेके 6% तक इन्फ्लेशन होती है, तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। हालाँकि कोशिश की जाती है कि 4-5% तक ये रहे। इन्होंने कहा है कि भई आने वाले टाइम में जो है 2024 में 5.1 के आस-पास जो है वो इन्फ्लेशन रहेगा, जो कि टारगेट के अंदर में है। डिसइन्फ्लेशन भी देखने को मिल सकता है, ठीक है? तो ये होता क्या है डिसइन्फ्लेशन आपको बता दूँ, अभी आपको इतना सारा पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ, आप और क्या पढ़ सकते हो एक्स्ट्रा? आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी है, इसके बारे में पढ़ सकते हो। बेसिकली एक 6 मेंबर की कमेटी होती है, जिसे आरबीआई के गवर्नर हेड करते हैं, जिसमें 3 लोग जो है आरबीआई के ऑफिसर्स होते हैं, 3 लोगों को सरकार के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। ये कमेटी रिसेंटली बनाई गई थी कुछ साल पहले, अरिजीत पटेल कमेटी की रिकमेंडेशन में बनाया गया था इसको। ये लोग क्या करते हैं, बेसिकली जो रेपो रेट वगैरह को डिसाइड किया जाता है, इस कमेटी के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है? तो ये तो थोड़ा आपको इस कमेटी के बारे में पता होना चाहिए। मैंने पास्ट में बहुत बार करवाया हुआ है इसके बारे में। आई होप नोट्स आपके पास होंगे। खैर, आज हम लोग इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। आज हम लोग बात करेंगे ये, डिफ्लेशन और डिसइन्फ्लेशन, ये 2 टर्म होती हैं। ठीक है? दोनों में क्या फ़र्क होता है? इन्फ्लेशन का मतलब होता है राइज़िंग इन द प्राइसेज़ ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज़। प्राइस राइज़ होते हैं, उसे कहते हैं इन्फ्लेशन। जब प्राइस माइनस में जाते हैं, उसे कहते हैं डिफ्लेशन। ठीक है जी। डिसइन्फ्लेशन क्या है? डिसइन्फ्लेशन में भी प्राइस राइज तो हो रहा है, लेकिन स्लो हो गया है। जैसे मान लो पहले 10% से बढ़ रहा था प्राइस, अब वो 10% की बजाय 9% पे इंक्रीज हो रहा है, 8% पे इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज तो अभी भी हो रहा है, लेकिन इंक्रीज करने की जो रेट है वो थोड़ी स्लो हो गई है। इसे कहते हैं डिसइन्फ्लेशन। और जब प्राइस नेगेटिव में जाना शुरू करता है, मतलब कम होना शुरू हो जाता है, उसे कहते हैं डिफ्लेशन। जैसे मान लो स्टैंडर्ड प्राइस था 100 रुपए, अब इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, 110 हो गया जी, 120 हो गया, 130 हो गया, इन्फ्लेशन बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है। अब क्या होगा? अब प्राइस बढ़ेगा 135, प्राइस बढ़ेगा 133, प्राइस बढ़ेगा 132। प्राइस तो अभी भी बढ़ रहा है, लेकिन स्पीड थोड़ी कम हो गई है ना? पहले वो 10-10 रुपए बढ़ रही थी, अब वो 2 रुपए, 3 रुपए ऐसे बढ़ रहा है। इसे कहते हैं डिसइन्फ्लेशन। डिफ्लेशन क्या होता है? प्राइस 90 रुपीज, 85, 80, 70, प्राइस जब डाउन जाना शुरू कर दे, उसे कहते हैं डिफ्लेशन। तो इन्फ्लेशन का अपोजिट क्या हुआ? इन्फ्लेशन का अपोजिट डिसइन्फ्लेशन नहीं होता है, इन्फ्लेशन का अपोजिट डिफ्लेशन होता है। ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए। जैसे ये प्राइस हमारा स्टैंडर्ड प्राइस है, जब प्राइस इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, तो इसे कहते हैं इन्फ्लेशन। अब यहाँ पे भी प्राइस तो है, इंक्रीज हो रहा है, देखिए अभी भी वो 0% से ऊपर ही है, लेकिन उसकी रेट थोड़ी डाउन चली गई है। और इस यहाँ पे देखिए वो 0 से नीचे जा रहा है, मतलब घट रहा है वो, -1%, -2%। जब माइनस में चले जाए तो डिफ्लेशन, जब पॉजिटिव रहता है तो इन्फ्लेशन और इन्फ्लेशन। ये बस आपको थोड़ा पता होना चाहिए इस टर्म के पर्सपेक्टिव से। डिसइन्फ्लेशन के क्या-क्या कॉज हो सकते हैं? ड्रॉप इन द मनी सप्लाई। जब मार्केट में पैसे की सप्लाई कम हो जाती है ऑफ कोर्स, तो भई लोग खर्चा कम करते हैं ना यार। लोग खर्चा कम करेंगे तो सीधी-सी बात है प्राइस डाउन चले जाएँगे। जब मार्केट में मनी सप्लाई ज़्यादा होती है, तो हम लोग बहुत कुछ डिमांड करते हैं, है ना? हम लोग पहले हफ्ते में पहले महीने में 1 बार मूवी देखने जाते थे, अब हम लोग 4 बार मूवी देखने जाएँगे। पहले हम लोग 1 बार रेस्टोरेंट में खाना खाते थे महीने में, अब 4 बार खाएँगे, क्योंकि पैसा ज़्यादा हो गया आपके पास, सैलरी बढ़ गई है आपकी। उस तरह इन्फ्लेशन होता है। लेकिन जब मनी सप्लाई कम हो जाती है, किसी भी रीज़न की वजह से, तो ऑब्वियसली बात है डिमांड कम हो जाती है। डिमांड कम होती है तो प्राइस अपने आप डाउन चला जाता है। रिसेशन भी हो सकता है, ठीक है? रिसेशन के टाइम पे क्या होता है, कंपनीज़ के बीच में कॉम्पिटिशन होता है, ताकि वो कस्टमर को अट्रैक्ट करें। कस्टमर को अट्रैक्ट करने के चक्कर में कंपनीज़ अपने प्रोडक्ट को सस्ता करना शुरू कर देती हैं। तो इससे भी जो है डिसइन्फ्लेशन हो सकता है। या फिर राइज़ इन अनएम्प्लॉयमेंट। पहले सबको काम-धंधा मिल रहा था, सब लोग खुश थे, पैसा सबके पास आ रहा था भर-भर के, इंक्रीमेंट मिल रहे थे, प्रमोशंस हो रही थी, लोग खुश थे, एम्प्लॉयमेंट अच्छा था, खर्चा कर रहे थे लोग दबा के। पहले लोग एंड्रॉइड खरीद रहे थे, फिर लोग आईफ़ोन खरीदने लगे, महँगी-महँगी खर्चे करने लगे। ₹500 की जीन्सें लोग जब 5000 की जीन्स खरीदने लगे। लेकिन फिर आ गई अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी बढ़ गई, तो लोग दोबारा से ₹500 वाली जीन्स खरीदें। अरे! जीन्स तो अभी भी खरीदेंगे, रेस्टोरेंट में अभी भी जाएँगे, लेकिन कम जाएँगे, है ना? पहले वो पनीर खाते थे महीने में 20 दिन खा रहे थे, जब सब कुछ अच्छा चल रहा था, अब महीने में सिर्फ 2 दिन पनीर खाएँगे। तो प्राइस थोड़ा डाउन आना शुरू हो जाता है अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से। तो ये थोड़ा-सा आपको पता होना चाहिए डिसइन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के बीच में फ़र्क क्या होता है। ये बेसिकली सेम ही कंटेंट है, इसमें कुछ अलग नहीं है।
ये तो आई थिंक आपको मैंने क्वेश्चंस दिए थे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट रिगार्डिंग द अरेबियन सी, इसका दोनों आंसर हो जाता है। इट इज़ अ रीजन इन द इंडियन ओशन ऑफ कोर्स। द गल्फ ऑफ द ओमान कनेक्ट्स द अरेबियन सी टू द पर्शियन गल्फ। यस, आपने आंसर इसका बिल्कुल सही दिया था। कमेंट सेक्शन में मोस्टली बच्चों ने जैसे श्वेता हैं, रवि है, भार्गव हैं, रिया है, इन सभी बच्चों ने बहुत सही आंसर दिया था इसका, काफ़ी डिटेल में आंसर दिया था। व्हाट इज़ द सेडिशन लॉ इन इंडिया? तो प्रिवेंटिंग इंसाइटमेंट ऑफ द वायलेंस अगेंस्ट द गवर्नमेंट। तो जब गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कोई कुछ बोलने लगता है तो गवर्नमेंट उसके खिलाफ एक्शन ले सकती है ना, सेक्शन सेडिशन लॉ के अंदर। जो सेडिशन लॉ है वो हमारा पड़ता है सेक्शन 124A ऑफ आईपीसी। ये आपको पहले अच्छे से पता। दूसरा ईस्ट चाइना सी के बारे में जो क्वेश्चन था, इसका आंसर हो जाता है 2। चलिए जी, तो भैया कनाडा में हो गई है वाइल्ड फायर। कनाडा में वाइल्ड फायर का असर जो है वो अमेरिका में नजर आ रहा है। ये देखिए भैया, अमेरिका में हो गया धुआं धुआं, इलाका धुआं धुआं हो गया पूरे का पूरा। ये देखिए एकदम से, अब न्यूयॉर्क इस समय दुनिया का सबसे पॉल्यूटेड सिटी बन चुका है। ये किस वजह से है? क्योंकि स्मोक की वजह से। जो कनाडा में जो वाइल्ड फायर है उसकी जो है आग पहुंच गई है, धुआं, न्यूयॉर्क के अंदर। तो न्यूयॉर्क वाले को बेचारे को कुछ भी नहीं दिख रहा है। जैसे कोई मिल गया, में जो है रोहित को कुछ नहीं दिख रहा था, है ना। लेकिन इस वाइल्ड फायर का कारण क्या हो सकता है? इन्होंने कहा कि भैया इस वाइल्ड फायर का कारण है लाइटनिंग, जो बिजली कड़कती है। वो लाइटनिंग जो है इसका कारण यहाँ पे मेजरली इन्होंने बताया है। तो स्टॉर्म्स वगैरह जब होते हैं, अब ये लाइटनिंग होता कैसे है? जैसे हमारे पास जो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स होते हैं, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड अगर आपने ज्योग्राफी थोड़ा पढ़ा होगा तो आपको पता होना चाहिए। क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड जो है थोड़े इस तरह से रहते हैं। ये 1 टू 2 किलोमीटर से शुरू होते हैं और 10 से 12 किलोमीटर तक जा सकते हैं। बहुत ह्यूज क्लाउड्स होते हैं क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स। तो इन क्लाउड्स के अंदर जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, उनके ऊपर कुछ ना कुछ पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये जो चार्ज होते हैं क्लाउड के अंदर, वो अपने आप को सेटल डाउन कर लेते हैं, जिसकी वजह से क्लाउड के अपर पार्ट में और क्लाउड के लोअर पार्ट में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। जैसे हमारे बैटरी में जो सेल होता है ना, आपने देखा होगा रिमोट वगैरह का जो सेल होते हैं, तो झगड़ते भी हैं हम लोग घर में, उसके ऊपर भी लिखा होता है पॉजिटिव नेगेटिव, है ना। इसी तरह से हमारे क्लाउड भी एक सेल की तरह काम करते हैं। तो ये जो सेल होता है बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग, मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ जो है पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे हो सकता है वोल्टेज का। तो यहाँ अब सीधी सी बात है भैया, जब पोटेंशियल क्रिएट हो गया तो करंट भी आएगा। वो करंट जो है वो एयर में लीक हो जाता है, जिसे हम लोग लाइटनिंग कहते हैं। और थंडर भी यहाँ से बनता है, मतलब आवाज़ आती है एकदम बहुत तगड़ी, है ना, भारी भरकम आवाज़ आती है, घड़-घड़ की आवाज़ आती है, तो वो थंडर होता है। थंडर इसलिए होता है क्योंकि ये जो लाइटनिंग होती है ना, इसके अंदर हज़ारों लाखों एम्पीयर का करंट होता है। तो जब ये हमारी एयर में से पास करती है, तो हमारी एयर अचानक से एक्सपैंड कर जाती है। क्योंकि इतना टेम्परेचर हो जाता है ना, अब यार करंट होता है तो हीट भी होती है, ऑब्वियसली बात है। तो इतनी हीट से वो एयर एक्सपैंड करती है, जिसकी वजह से वो थंडर होता है। तो ये लाइटनिंग की वजह से बेसिकली कनाडा में जो है वो वाइल्ड फायर यहाँ पे हुआ है, जैसा कि का आर्टिकल का मानना है। लेकिन कनाडा को तो चलो छोड़ो आप, उस कोई ज़्यादा बात नहीं करेंगे। इंडिया में क्या सिचुएशन है लाइटनिंग का? इंडिया में भाई देखिए क्या कहता है, वो 18.5 मिलियन लाइटनिंग स्ट्राइक इन द कंट्री बिटवीन 2020 एंड 2020। आई डोंट नो इन्होंने कैसे काउंट किया होगा, लेकिन जो भी किया, मतलब इंडिया में लाइटनिंग के बहुत सारे इंसिडेंट आते हैं भैया, बहुत। देखिए लाइटनिंग रेजिलियंस इंडिया कैंपेन क्या कहता है, 90,632 पीपल डाइड बाय लाइटनिंग बिटवीन 1972 एंड 2019। इसमें आप जो है 2-3 हज़ार लोग और ऐड कर लो, ठीक है, क्योंकि अभी तो 2023 चल रहा है। हर साल जो है 200-400 लोग हमारे यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली लाइटनिंग से मर जाते हैं। जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है, इनका कहना है इंडिया हैड 2,875 डेथ ड्यू टू लाइटनिंग इन 2019 ओनली। अरे 3,000 लोग मर गए यार बिजली कड़कने से। बहुत बड़ी बात है ये। तो ये अपने आप में ही एक हज़ार्ड है लाइटनिंग। और ज़्यादातर लाइटनिंग से डेथ क्यों होती है? क्योंकि लोग लाइटनिंग के टाइम पे पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं, लंबे लंबे पेड़ के नीचे। पेड़ के ऊपर लाइटनिंग आती है तो अनफॉर्चुनेटली लोगों की भी डेथ हो जाती है। तो एक जो तरीका है लाइटनिंग से अपने आप को बचाने के लिए, वो यही है कि भैया पेड़ के नीचे तो कम से कम मत ही खड़े हो, ठीक है। तो ये जो है डेफिनेटली किया जा सकता है उस टाइम पे, लाइटनिंग के टाइम पे। लाइटनिंग जब होती है तो वाइल्ड फायर होती है, ठीक है। वाइल्ड फायर का क्या, देखिए इंडिया में जो वाइल्ड फायर की हम लोग बात करते हैं तो उत्तराखंड के अंदर सबसे ज़्यादा वाइल्ड फायर होता है, उत्तराखंड में। हालाँकि हर जगह ही होता है, अलग-अलग टाइम पे होता है, जैसे यहाँ पे मैंने कुछ टाइम आपके लिए दिया हुआ है, ठीक है।
कहीं पे जनवरी से जून तक होता है, जैसे हमारा नदर्न एंड सेंट्रल इंडिया है, वहाँ पे फरवरी और जून के बीच में वाइल्ड फायर ज़्यादा होती है। तो मैं एक बार दोबारा शेयर कर लेता हूँ, थोड़ा फास्ट चलेगा फिर ये। आज एक्चुअली मैं मोबाइल नेटवर्क से ही डीएनए कर रहा हूँ, इतना ज़्यादा फास्ट 4G चलता नहीं है, जाने कब चलेगा आएगा इंडिया में। तो फरवरी और जून के बीच में चलता है। उसके अलावा अगर नदर्न इंडिया में हिल्स की बात करो तो यहाँ पे अप्रैल और जून के बीच में वाइल्ड फायर ज़्यादा होता है। सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो जनवरी और मई के बीच में, हिमालयन रीजन की बात करें तो मई और जून में सबसे ज़्यादा वाइल्ड फायर देखने को मिलता है। ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। वाइल्ड फायर का इम्पैक्ट क्या होता है? हमें ऐसा लगता है कि वाइल्ड फायर से सिर्फ नुकसान होता है, कुछ बेनिफिट भी होता है, को बताऊंगा। हालांकि पहले नुकसान कर लेते हैं। लैंड फायर, इससे क्या हो सकता है? फ्लडिंग का पोटेंशियल बढ़ सकता है। सीधी सी बात है, जब वाइल्ड फायर होगा तो हमारी वेजिटेशन डिस्ट्रॉय हो जाएगी। वेजिटेशन अगर डिस्ट्रॉय हो जाती है तो फ्लड का चांस बढ़ जाता है, लैंडस्लाइड का चांस भी बढ़ जाता है। कितने सारे पोल्यूटेंट ऐसे होते हैं जो एयर के अंदर ऐड हो जाते हैं, ग्लोबल वार्मिंग को भी जो है इम्पैक्ट करता है। तो वाइल्ड फायर का बहुत नुकसान तो है। विजिबिलिटी कम हो जाती है ना? लाइफ और प्रॉपर्टी का नुकसान होता है। जो लोग जंगलों के आसपास रहते हैं, हजारों लाखों की संख्या में जानवर मर जाते हैं। नुकसान तो बहुत ज़्यादा है वाइल्ड फायर का, नो डाउट। कुछ बेनिफिट भी यहाँ पे हो सकता है। यस। तो कहता है कि वाइल्ड फायर एक तो एक नेचुरल प्रोसेस है, तो ये तो नेचर का पार्ट है, पार्ट ऑफ एवोल्यूशन है, मिलियंस ऑफ ईयर्स की प्रोसेस है। जंगल जलते रहते हैं, फिर से ग्रोथ होती रहती है, सक्सेशन होता रहता है। तो फ्लावरिंग वगैरह जो है बड़ा फास्ट होता है। उसके अलावा जैसे कई बार किसी केस में देखा गया है कि जो वाइल्ड फायर होती है, वाइल्ड फायर के बाद जो बैक्टीरिया ग्रोथ होती है बहुत फास्ट होती है। बैक्टीरिया जो ग्रोथ होती है उसकी वजह से वहाँ की सोइल जो है वो थोड़ी इंप्रूव हो जाती है, सोइल क्वालिटी। ऐसा देखा गया है कई सारे केसेस में। एक तो जो ऐश होती है, जो राख होती है जलने के बाद, तो वो मिट्टी में ही मिल जाती है, तो उससे भी एक इम्पैक्ट पड़ता है डेफिनेटली। इकोसिस्टम मेंटेन रहता है, सोइल फर्टिलिटी कभी-कभी बढ़ जाती है, जैसे आपको बताया यहाँ पे मैंने। इन्वेसिव जो स्पीशीज़ होते हैं, उनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में भी वाइल्ड फायर काफ़ी हद तक अच्छा काम करती है। एनडीए में गाइडलाइंस क्या कहती हैं वाइल्ड फायर के बारे में? तो वही बात है भैया, बिल्डिंग कोड्स प्रॉपर तरीके से बनाए जाएँ। बिल्डिंग जब कंस्ट्रक्ट की जाती है जंगलों के आस-पास जहाँ पे वाइल्ड फायर के चांसेस होते हैं, तो आप ऐसी बिल्डिंग बनाइए जो कि वाइल्ड फायर को विथस्टैंड कर सके। अब ऐसा तो नहीं है भैया वहाँ पे रो हर साल वाइल्ड फायर होता है, आप लकड़ी का ही घर बना रहे हो। अरे अपनी चिता तो आप खुद ही बना रहे हो उस केस में। तो बिल्डिंग कोड्स का प्रॉपर रिस्पेक्ट करिए। आपके घर के आस-पास जो रेजिडेंशियल एरियाज़ के आस-पास हैं, वहाँ की वेजिटेशन को साफ-सुथरा रखें, मतलब उसको साफ रखें। ताकि आग लगने के चांसेस वगैरह कम हो, है ना? ये सब कर सकते हैं। बार्क बीटल मतलब जो बार्क होती है, जो जो पेड़ की छाल होती है, बीटल जो पेड़ की छाल होती है, उसके अंदर काफ़ी आग लगती है। तो टाइम टू टाइम जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो लोग होते हैं, वो ऑफ कोर्स वहाँ पे उसको हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं उसको, है ना? ताकि आग वगैरह ना लगे। बाकी पब्लिक अवेयरनेस करना ज़रूरी है, टाइम टू टाइम जो है सेफ्टी ड्रिल करना ज़रूरी है। वो सब तो डेफ़िनेटली हम लोग कर ही सकते हैं। तो ये सब एनडीएमए की गाइडलाइंस हैं, जो उन्होंने बताई हैं उनकी वेबसाइट। उसके अलावा ये तो कंटेंट खैर पुराना है इससे। म्यूजिंग ऑन द फ्रिक्शंस ऑन द इंडियन कैनेडियन टाइज। तो बेसिकली इस आर्टिकल में ऐसे कुछ खास पॉइंट नहीं है, बट मैं आपको अपने पर्सपेक्टिव से बता देता हूँ। क्योंकि कनाडा में आपको पता ही है कि भाई बहुत बार जो है वहाँ पे प्रो खालिस्तान एलिमेंट जो है वो देखने को मिलते हैं। नारेबाजी भी होती है, कभी कभी अटैक्स वगैरह भी हो जाते हैं। तो उस केस में इंडिया और कनाडा के बेसिकली रिलेशन जो है थोड़े से खराब चल रहे हैं। क्योंकि वहाँ पे जो जस्टिस ट्रूडो कह रहा हूँ, जो जस्टिन ट्रूडो हैं, है ना? उनकी पार्टी की एक अलायंस पार्टी है दूसरी, जिसका नाम है एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है। इन्होंने उनकी पार्टी के साथ कोलैबोरेशन किया हुआ है, तब वो पावर में है। क्योंकि ट्रूडो जो है अपनी कंट्री में कोई बहुत पॉपुलर लीडर नहीं है और बहुत इंटरनेशनली भी उनको क्रिटिसाइज़ किया जाता है। और ये जो पार्टी है एनडीए, ये प्रो खालिस्तान है। इसके जो लीडर हैं वो सरेआम जो है खालिस्तानी सिंपैथाइज़र हैं, और वो सेपरेट खालिस्तान की डिमांड करते हैं, और जस्टिन ट्रूडो इन्हीं पार्टी के साथ मिलके पावर में हैं। तो एक तो यहाँ पे यही सबसे बड़ा मुद्दा है, ठीक है? तो मतलब वो खालिस्तान को इस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं एलिमेंट्स को। उसके बाद और कुछ चीज़ें जो इस आर्टिकल के अंदर मेंशन की गई हैं, मतलब थोड़ा-सा हिस्ट्री में ये लोग गए हैं कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की डेथ हुई थी। फिर उस समय ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ, है ना? वो सारी चीज़ें हुई। तो प्रधानमंत्री जी की डेथ हुई, और वो तो ऑफ़ कोर्स एक मुद्दा यहाँ पे हमेशा रहेगा ही। फिर बाद में जो है वो सिख जेनोसाइड भी हुआ, अनफॉर्च्यूनेटली दिल्ली में और कई जगह पे। तो एक रिवेंज की ग्लोरिफ़िकेशन की यहाँ पे बात हो रही है। तो बेसिकली बहुत सारे खालिस्तानी सपोर्टर हैं, वो कहते हैं कि भई हम लोग बदला लेंगे।
ठीक है, ऑपरेशन ब्लू स्टार का, और उसी बदले के चक्कर में जो है इंदिरा गांधी जी मारी गई और आज खालिस्तान की डिमांड भी की जाती है। तो कई सारी जगह पे ऐसे देखने को मिला है कनाडा में कि वहाँ की जो पॉलिटिकल जो क्लासेस हैं, लोग बहुत सारे हैं, वो खालिस्तान को कहीं न कहीं सपोर्ट करते हैं। तो वोट बैंक पॉलिटिक्स बेसिकली जैसा इंडिया में चलता है, वहाँ भी चलता है। इसमें कोई डाउट नहीं है, पूरी दुनिया में वोट बैंक पॉलिटिक्स चलती है। इवन जैसे अभी मोदी जी गए थे ऑस्ट्रेलिया में, तो वहाँ के प्रधानमंत्री भी जो आए थे रैली में, है ना? तो क्योंकि वहाँ पे भी एक बहुत सारा लोग इंडियंस रहते हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर, तो इलेक्शन होने वाले हैं, तो वो सब हुआ। आपको याद होगा मोदी जी वो अमेरिका में गए थे, तो वहाँ पे वो ट्रम्प भी आए थे, है ना? इस अब की बार ट्रम्प सरकार, वो सब आपने देखा ही होगा। तो वो वोट पॉलिटिक्स, वोट बैंक पॉलिटिक्स वहाँ भी चलती है। अब जैसे फार्मर प्रोटेस्ट हुए, इंडिया में फार्मर प्रोटेस्ट हुए, हमारा डोमेस्टिक मामला था। भैया जस्टिस ट्रूडो ने इसके ऊपर भी ट्वीट किए 2-3। जस्टिस ट्रूडो ने कहा, ट्वीट करके ये कहा कि फार्मर प्रोटेस्ट जो है वो पीसफुल तरीके से होना चाहिए और फार्मर्स के कंसर्न को इंडियन गवर्नमेंट एड्रेस करे। ऐसा जस्टिन ट्रूडो ने कहा। भाई पहली बात तो हमारे घर का मामला है, हम अपने आप उससे सुलट लेंगे, आप अपने हमारे से दूर रहें। दूसरी बात हिपोक्रेसी की ये है, एक तरफ कनाडा कह रहा है कि फार्मर्स के कंसर्न को एड्रेस करो। फार्मर कंसर्न क्या था? एमएसपी। दूसरी तरफ वही जस्टिस ट्रूडो डब्ल्यूटीओ के अंदर इंडिया की कंप्लेंट करते हैं अबाउट एमएसपी जो हम लोग दे रहे हैं फार्मर्स को। डब्ल्यूटीओ में कह रहे हो कि एमएसपी मत दो, कंप्लेंट कर रहे हो, और यहां कह रहे हो कि एमएसपी दो। एक तो ये बड़ी बात है, जहां से हमारे रिलेशन थोड़े खराब होने शुरू हुए। दूसरी बात ह्यूमन राइट्स की बात है। कनाडा जो है बहुत ह्यूमन राइट्स की बात करता है। चाइना में चाहे उगर्स हों, कहीं भी हों, है ना? सीरिया वगैरह हर जगह वो खड़ा होता है ह्यूमन राइट्स के वायलेशन के बारे में। उनकी कंट्री में जो ह्यूमन वायलेशन और राइट वायलेशन होता है, उसके बारे में कभी बात नहीं करता है। जो लोकल वहाँ के जो इंडिजिनस पॉपुलेशन थी, लाखों की संख्या में मारे गए हिस्ट्री में। अभी वहाँ पे कुछ साल पहले कोई पुराने स्कूल्स थे, जहाँ पे कुछ हज़ार बच्चों की जो है कंकाल मिले, मिट्टी में दबे हुए। अपने वहाँ पे जो ह्यूमन राइट वायलेशन हुआ है, उसका वो कुछ नहीं बोलते हैं। दुनिया भर का ज्ञान जो है वो पेलते हैं, इधर-उधर करके, है ना? तो ये हिपोक्रेसी उनकी नज़र आती है। और क्लाइमेट चेंज को लेके भी जो है बहुत कुछ कहा जाता है जस्टिन ट्रूडो के बारे में, कि अपने देश में वो खुद जो है सैंड टार की माइनिंग करते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा जो है ग्रीन हाउस गैसेज़ निकलती हैं। लेकिन वो इंडिया के ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश करते हैं, क्लाइमेट चेंज के एंड ऑल दैट, वो सारी चीज़ें हुई। फार्मर प्रोटेस्ट की बात एक और यहाँ पे होती है। जब इंडिया में फार्मर प्रोटेस्ट हुआ था, तो कई बार वायलेंट भी हुआ, यू नो वेरी वेल। और जस्टिस ट्रूडो कह रहे हैं इंडियन गवर्नमेंट को कि आप प्लीज़ इनका ह्यूमन राइट वायलेशन मत करिए, और वो सब चीज़ें हैं। लेकिन अपनी कंट्री में कुछ अलग कह रहे हैं। इंडिया में वो बात कर रहे हैं पीसफुल प्रोटेस्ट की। अपनी कंट्री में, उनकी कंट्री में जो है कुछ ट्रकर्स जो थे, जो ट्रक ड्राइवर्स थे, वो वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, पीसफुल प्रोटेस्ट था। लेकिन भाई साहब ने क्या किया? उनके बैंक अकाउंट फ्रीज़ कर दिए, उनका लाइसेंस कैंसल कर दिया। अरे भाई, आप इंडिया में तो ज्ञान दे रहे हो कि कुछ मत करो, पीसफुल प्रोटेस्ट करो। आपकी खुद कंट्री में जब पीसफुल प्रोटेस्ट होता है, आप उनके अकाउंट कैंसल कर देते हो। अरे इंडिया की सरकार ने कम से कम उनके बैंक अकाउंट तो कैंसल नहीं किए ना। हम लोगों ने उनका ड्राइविंग लाइसेंस तो कैंसल नहीं किया ना, आपने तो वो भी कर दिया। तो आप ज्ञान कुछ और दे रहे हो, आप वहाँ पे कुछ और कर रहे हो। और इस समय जिस तरह से आप वहाँ की जो खालिस्तान सिंपैथाइज़र गवर्नमेंट है, उनके साथ आप कोलैबोरेट कर रहे हो। तो इसकी वजह से इंडिया कनाडा के रिलेशन जो है थोड़े खराब चल रहे हैं। लेट्स होप के फ्यूचर में ये थोड़े से इम्प्रूव हों, क्योंकि बीइंग अ डेमोक्रेटिक कंट्री, कहीं न कहीं और अमेरिका बीच में कॉमन एंगल बनता है। लेट्स होप कि चीज़ें इम्प्रूव हों। तो ये कुछ चीज़ें इस आर्टिकल के अंदर मेंशन की गई थी, कुछ चीज़ें मैंने जो है पास्ट आर्टिकल से उठाई थी, तो ये कुछ बन के यहाँ पे बनता है। चलिए जी, उसके अलावा कुछ एडिशनल आर्टिकल हैं, आप इसको पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।